दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों 10 साल बाद इस देश की संसद को विपक्ष का नेता मिला है। जनता की प्रतिनिधि सभा यानी लोकसभा को पहली बार 10 सालों के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है। और ये प्रतिपक्ष का पद, नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन का पद यदि भारत के संसदीय इतिहास में देखें तो 1969 में राम सुभग सिंह के पहली बार नेता विपक्ष बनने से लेकर और अब राहुल गांधी के रूप में नेता विपक्ष के सामने आने तक कई बार अपनी भूमिका को लोकतंत्र में इस ढंग से निभाता हुआ आया जहां सत्ता को तानाशाही रवैये पर जाने से रोकने के लिए जिस प्रकार से जन जागृति की जरूरत थी, जिस प्रकार से जनमानस की अभिव्यक्ति को संसद में रखने की जरूरत थी, वहां नेता विपक्ष और मजबूत विपक्ष के सहारे विपक्ष ने जो अपनी भूमिका निभाई और सत्ता को कई बार सत्ता से बेदखल भी किया और नई वैकल्पिक सरकार भी दी, विकल्प भी दिया, वैकल्पिक नेता ही नहीं वैकल्पिक एजेंडा भी दिया। लेकिन अब सत्ता पक्ष का अड़ियल रवैया जिस रूप में सामने आता रहा है, उस अड़ियल रवैये को देखते हुए जब राहुल गांधी नेता विपक्ष के तौर पर इस देश की संसद में पहली बार जब वो शानदार भाषण देते हुए दिखते हैं, जिस प्रकार से बेहद सरल शब्दों में यदि उसका हिंदी तर्जुमा करके बताएं तो ये कहते हुए दिखते हैं कि सवाल ये नहीं है कि संसद किस ढंग से चलेगी, सवाल ये है कि संसद में जनता की आवाज को कितना सुना जाएगा। जनता की आवाज को सुनने की परंपरा इस देश में ये रही है कि आज्ञा पालक समाज, ओबीडियंट सोसाइटी बनाने की तरफ इस देश की सत्ता में बैठे हुए लोग जब इस देश को लेकर जाना चाहते हैं तो कभी ताली बजाओ, कभी थाली बजाओ, कभी बर्तन बजाओ, इस तरह के लोकतंत्र के सांचे में अलग अलग तरह के ड्रामे के सहारे जब इस देश की जनता को बरगलाने की कोशिश हुई, मूल मुद्दों से भटकाने की कवायद हुई, तो उस दौर में जनता ने जो चीज बहुत शिद्दत से महसूस की थी वो एक धारदार विपक्ष की जरूरत, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद की जरूरत। लेकिन 2 बार से जनता ने ही जनादेश इस प्रकार का दिया कि कुल सदस्य संख्या का 10% यानी 55 सांसद मिनिमम इतने होने चाहिए किसी दल के पास ताकि किसी को नेता विपक्ष का पद मिल सके, वो जनता ने खुद नहीं दिया था। लिहाजा नेता विपक्ष के पद से इस देश की संसद को, लोकसभा को और जनता को भी वंचित होना पड़ा था। लेकिन अब 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करने के बाद राहुल गांधी जब एक नए अवतार में दिख रहे हैं और अवतारी पुरुष मानने वाले नेता के सामने दिख रहे हैं जो खुद कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, उनके सामने एक बायोलॉजिकल आदमी, एक ह्यूमन क्रिएचर, एक सुपर ह्यूमन के सामने जब दिख रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ लड़ाई देवताओं के देवता बनाम जनता के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं, बल्कि सीधी लड़ाई जो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी जाने वाली लड़ाई है, वो लड़ाई इस रूप में दिखेगी कि आखिर सत्ता के शीर्ष पर बैठकर जो क्रोनिक कैपिटलिज्म चलाया जाता है, जिस प्रकार से अपने तरीके से धारा 370 को लेकर के आधी रात को फैसला लिया जाता है और इस देश में विपक्ष को और किसी को भरोसे में नहीं लिया जाता, और जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बहुमत के द्वारा मनमाने तरीके से लाया जाता है जिसे सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक करार दे देता है, जिस प्रकार से इस देश की सरकारी परिसंपत्तियों को एसेट मोनेटाइजेशन के नाम पर या किसी और नाम पर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में धकेला जाता है, आरक्षण की प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं और सबसे बड़ी विडंबना कि दुनिया का सबसे ताकतवर नेता, सबसे लोकप्रिय नेता मानने वाले व्यक्ति की सरकार में, उस सुपर ह्यूमन की सरकार में, इस देश में सरकार के साथ की ये साहस तक सरकार की नहीं हुई कि इस देश में गरीबी और अमीरी के आंकड़े को जांचने का जो सबसे बड़ा पैमाना है, जो सबसे बड़ा डेटा जहां से लिया जाता है कि आखिर हिंदुस्तान की तरक्की की रफ्तार कहां तक पहुंची, उस आंकड़े को, उस डेटा को एकत्र करने का काम जनगणना है। 10 साल पर होने वाला वो सेंसस है जिससे आदमियों की कुल संख्या, उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति की अद्यतन जानकारी इस देश के सत्ताधीशों को भी और आम नागरिकों को मिलती है। पॉलिसी मेकिंग में वो बहुत काम आती है, लेकिन वो भी नहीं कराया गया। कोविड के नाम पर, कोविड का दौर बीते, जमाना बीत गया, लेकिन अब तक सेंसस नहीं हुआ। ये इसी ताकतवर सत्ता का परिणाम था कि न तो जनगणना हुई, न तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोई बहस हुई, आधार को मणि बिल बनाकर पास कर दिया गया
और इन सब से आगे जाकर देखें तो डिमोनेटाइजेशन के सहारे इस देश के असंगठित क्षेत्र को, इस देश के आम आदमी को और इस देश की अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से उसका भट्ठा बिठाया गया, उसके बाद एक ताकतवर विपक्ष की अनुपस्थिति में इस देश के आम लोगों ने जो भुगता और आज तक भुगत रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान को इस दौर में लाकर खड़ा करने के बाद, जब लंबे वक्त के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है और उस पद पर राहुल गांधी आकर बैठे हैं, तो आने वाले वक्त में संसद का मिजाज क्या होगा, लोकतंत्र को किस ढंग से चलाने की कोशिश होगी। और जब ओम बिरला की एक बार फिर लोकसभा अध्यक्ष के पद पर ताजपोशी हो गई है, तो सवाल ये भी उठेगा कि कहीं दोबारा किसी का माइक तो कथित तौर पर म्यूट नहीं कर दिया जाएगा, दोबारा एक बार में सांसदों का मास एक्सपल्सन यानी 80, 90, 100 या 150 सांसदों का निलंबन तो नहीं होगा। 250 की संख्या वाला विपक्ष है और 250 की संख्या वाला विपक्ष 290 की संख्या वाले सत्ता पक्ष के सामने, वो एक ऐसा सत्ता पक्ष जिस सत्ता पक्ष की पूरी लगाम ही नीतीश कुमार और नायडू के तकरीबन 2.5 दर्जन सांसदों के हाथ में है, और वो विपक्ष को कभी भी सत्ता पक्ष में तब्दील कर दे सकता है। तो उस स्थिति में सत्ता पक्ष अब भी उसी पुराने रवैये से, पुरानी रवायत के साथ अपनी सत्ता को चलाने की कोशिश करेगा, तो क्या इस देश की जनता उसे बर्दाश्त कर लेगी? क्या संसद में आसानी से हो पाएगा? आज का नमूना देखिए, ताजा उदाहरण, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या खबर फैलाई गई कि उन्होंने दिल्ली लिकर पॉलिसी से जुड़े हुए मामले को मनीष सिसोदिया के ऊपर मढ़ दिया है। सोशल मीडिया में चलने लगा कि केजरीवाल ने सारे आरोप सिसोदिया के मत्थे मढ़े। बाद में केजरीवाल ने कोर्ट में जाकर कहा कि इस तरह की खबरें चल रही है। आज इस देश के 2 मुख्यमंत्री, एक तो खैर पूर्व हो चुके गिरफ्तारी के बाद, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल, ये जेल में क्यों हैं? क्या इन्होंने इतना बड़ा कोई ऐसा अपराध किया है जो इनके जेल में रहने के बाद ही उसकी जांच हो सकती है, बाहर रहने पर जांच नहीं हो सकती? और जिस मामले में इन्हें पर आरोप लगाए गए, जेल भेजा गया है, क्या वो अपराध इन्होंने किया भी है या नहीं किया है, इस बात को लेकर अब सत्ता पक्ष कोई जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन सत्ता पक्ष का चाल, चरित्र और चेहरा वही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की संसद से लेकर सड़क तक सरकार चलाने के लिए बात भले ही वो सर्वमत की करे, लेकिन रवैया बहुमत वाला ही है। बहुमत वाला ही नहीं बल्कि काफी हद तक अलोकतांत्रिक भी कह सकते हैं इस रवैये को। लेकिन इस देश ने सब कुछ झेल तो लिया, क्या नहीं झेला? सत्यपाल मलिक ने क्या कहा था? सत्यपाल मलिक ने कहा था कि प्रधानमंत्री से उनकी जब मुलाकात हुई या किसी नेता की मुलाकात हुई तो किसान आंदोलन के दरमियान जो किसान मर रहे थे, जिनकी जान जा रही थी, उनके लिए कथित तौर पर सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों ने यह कहा कि मेरे लिए मरे हैं क्या? ये इस देश में सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों की संवेदना है, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त किया गया, उनकी सरकार के रहते हुए नियुक्त किया गया राज्यपाल ये बयान देने पर मजबूर होता है। आज विपक्ष आ चुका है। वो विपक्ष इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि वो कभी भी इसी सदन के अंदर कभी भी सत्ता पक्ष में तब्दील हो सकता है। और उस विपक्ष का नेतृत्व एक ऐसा नेता कर रहा है जो संघर्ष की बुनियाद के सहारे खड़ा हुआ। नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी को किस रूप में लोग देखते हैं? राहुल गांधी की एक पहचान, जिसे राहुल गांधी कहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में भी कहा था कि मैं उस पहचान को कब का छोड़ चुका हूं। वो राजीव गांधी के बेटे के रूप में है, इंदिरा गांधी के पोते के रूप में है, नेहरू खानदान के वारिस के रूप में है। लेकिन नेहरू खानदान के वारिस को मंडल कमीशन के बाद के भारत में, इस देश में कभी सत्ता नसीब नहीं हुई। और जब मंडल कमीशन के बाद के दौर में नेहरू खानदान के किसी वारिस को सत्ता नसीब नहीं हुई, तो फिर वंशवाद का आरोप अपने आप बेमानी हो जाता है। खास तौर पर उस दौर में बेमानी हो जाता है जिस दौर में कोई भी पार्टी अब बची नहीं है ऐसी जिसमें नेता पुत्रों को लॉन्च नहीं किया गया हो। कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम दूसरे दलों तक, हर पार्टियों में, यदि कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ दे तो कहां नेता पुत्रों को बड़े ही राजशाही तरीके से लॉन्च नहीं किया गया हो। राहुल गांधी को लॉन्च नहीं किया गया था। राहुल गांधी को कोई राजीव गांधी ने लॉन्च नहीं किया था। राहुल गांधी ने संघर्ष के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया। चाहे वो संघर्ष सत्ता पक्ष में रहते हुए भी हो, तब भी उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री पद स्वीकार नहीं किया, बल्कि सत्ता में बैठने के बजाय भट्टा पर सौल जाकर इस देश के किसानों के लिए
उनकी जमीनों के लिए लैंड एक्विजिशन बिल की भूमिका तैयार की, भू अधिग्रहण कानून के नए स्वरूप की भूमिका तैयार की। राहुल गांधी वो नेता है जो गोरखपुर से लेकर मुंबई तक स्लीपर बोगी में सफर करते हुए इस देश में किस प्रकार से आम आदमी की दिक्कतें होती है, एक मजदूर जब दूसरे राज्य में जाता है तो उसे किस प्रकार से राशन कार्ड नहीं होने की वजह से वहां पर राशन नहीं मिल पाता, तो राशन कार्ड को भी कहीं ना कहीं फ्लोटिंग राशन कार्ड जैसा बनाने, ताकि कहीं का राशन कार्ड हो तो उसे कहीं राशन मिल सके, उस व्यवस्था की बुनियाद रखवाने में राहुल गांधी ने उस दौर में भी, सत्ता में जब उनकी पार्टी थी तो एक रचनात्मक विपक्ष जैसी भूमिका निभाते हुए दिखे थे। वो राहुल गांधी जो 10 साल से विपक्ष में है, कांग्रेस अध्यक्ष रहे हो या नहीं रहे हो, कांग्रेस पार्टी के चेहरा घोषित या अघोषित राहुल गांधी ही रहे। और अब राहुल गांधी जब पहली स्पीच के साथ ये सोचते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि अब भी उनके सामने वही स्पीकर है जिन्होंने उनकी और महुआ मोइत्रा की सदस्यता को रद्द किया था। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद इनकी सदस्यता को बहाल भी किया था। अब उन्हीं स्पीकर के साथ इस लोकसभा में तब तक काम करना है जब तक नरेंद्र मोदी सरकार को इस लोकसभा में बहुमत हासिल है, उनके गठबंधन को बहुमत हासिल है। जिस दिन वो बहुमत खत्म होगा, स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री का पद भी नरेंद्र मोदी के हाथ से जाएगा और जो विपक्ष जिस प्रकार से ओम बिरला को लेकर असहज स्थिति में दिखता है, वहां पर भी अध्यक्ष की कुर्सी पर भी बदलाव किया जाएगा। लेकिन उस भूमिका को के लिए क्या राहुल गांधी ने तैयारी शुरू कर दी है? मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री पद मिल जाए बात अलग है। इस लोकसभा में सत्ता परिवर्तन नहीं होने के लिए आप सड़क पर निकल जाएं, कहीं चले जाएं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जनता के आक्रोश और उनके कोप भाजन से बच नहीं पा रहे। एक आम आदमी को भी पता है कि इन दोनों की वजह से मौजूदा दौर में नरेंद्र मोदी सरकार की सत्ता में वापसी हुई। और जब एक अकेला कितनों पर भारी कहते हुए जो व्यक्ति सत्ता में आए, उस सत्ता की स्थिति अब यह हो गई है कि एक तरफ से चंद्रबाबू नायडू के हाथ में लगाम, दूसरी तरफ से नीतीश कुमार के हाथ में लगाम, तीसरी तरफ से एचडी देवेगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी, जिनके पास सिर्फ 2 सांसद हैं, वो भी अब सच्चाई बयान करने की हद तक सामने आ जा रहे हैं। तो इस सरकार की मियाद कितने दिनों की है? क्या महाराष्ट्र चुनाव तक की है या इसके आगे की है? और इन सब से आगे बढ़कर जनहित के मुद्दों को लेकर जिस प्रकार से सरकार पिछले 10 सालों में इसकी अनदेखी करती आई, क्या यह अनदेखी करने की परंपरा अब आगे भी चलेगी? अनदेखी करने की परंपरा आगे चले या ना चले, लेकिन उस अनदेखी को जनता के बीच संसद के माध्यम से पब्लिक डोमेन में लाने, सबके सामने लाने के लिए जिस धारदार विपक्ष की जरूरत होती है, उसमें राहुल गांधी तो है ही। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के नेता, एक कारगर विपक्ष के नेता के साथ साथ इसी सदन में अखिलेश यादव भी दिखेंगे। इसी सदन में राष्ट्रीय जनता दल के एक धारदार नेता, लड़ाकू नेता सुधाकर सिंह भी दिखेंगे। इसी संसद में अयोध्या से जीत कर आए अवधेश प्रसाद भी दिखेंगे। तो इसी संसद में टीआर बालू भी दिखेंगे और इसी संसद में विपक्षी बेंचों पर सुप्रिया सूले भी दिखेंगी। तो इसी संसद में विपक्ष की आवाज बनने के लिए चंद्रशेखर रावण और सुदीप बंदोपाध्याय जैसे लोग भी दिखेंगे। और इस परिस्थिति में जब इतना ताकतवर विपक्ष सत्ता पक्ष के सामने खड़ा हो गया है, राहुल गांधी बिल्कुल एक नए कलेवर में जनता के मुद्दों को लेकर सरकार के साथ राजनीतिक तौर पर दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बेड ऑफ रोजेज वाली स्थिति नहीं है। उनके सामने पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से सत्ता चलाने का अनुभव था, उस अनुभव को लेकर के इस सरकार को चला नहीं सकते। सरकार छोड़िए, सदन के अंदर 1 मिनट भी कार्रवाई उस अप्रोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। अब कितने मुद्दों पर सरकार के साथ विपक्ष को अभी आगे जाना है। जिस प्रकार से सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया गया, सांसदों को बाहर करके उन्हें निलंबित करके, वही 1 जुलाई से लागू होना है। और जितने ड्रैकोनियन लॉ, जितने खतरनाक कानून, नागरिक स्वतंत्रता को कुचलने वाले कानून इस भारतीय न्याय संहिता में डाले गए हैं, स्वाभाविक है कि अगले 2-4 दिनों में संसद में इस पर हंगामा होगा, होना भी चाहिए। क्योंकि संसद में हंगामा ही लोकतंत्र की सार्वजनिक अभिव्यक्ति तब बन जाती है जब सत्ता पक्ष उस पर चर्चा से भागता है। वो होना तय है। अग्निवीर को लेकर, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, किसानों की एमएसपी गारंटी को लेकर, सरकारी भर्तियों पर की प्रक्रिया जितनी लचर बनी हुई है उसको लेकर, और इन सब से आगे बढ़कर
पेपर लीक के मुद्दे को लेकर। एक तो वैकेंसी आती नहीं, दूसरी वैकेंसी आती है तो पेपर लीक होता है। यहां तक कि वैकेंसी छोड़िए, मेडिकल और इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए जो छात्र जाते हैं अब तो उनके भी पेपर लीक हो रहे हैं। पप्पू यादव ने जब #रीनीट की शर्ट पहनकर शपथ ली तो इस सदन का अप्रोच, विपक्ष की भूमिका उसी दिन समझ में आ गया था कि एक सांसद जिसके पास हो, खुद पप्पू यादव, जब इस सदन में गठबंधन के दौर में उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास इस लेवल पर है तो भला 234 सांसदों वाले इंडिया गठबंधन का कि क्या स्थिति होगी और किस प्रकार के आत्मविश्वास से लवरेज इंडिया गठबंधन दिखेगा, इसकी पहली झलक आज संसद में दिखाई दी है। और उसी झलक को देखने के लिए तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र 10 सालों से तरस रहा था। जब तक विपक्ष धारदार नहीं होगा तब तक इस देश की जनता को या दुनिया में कहीं भी जनता को लोकतंत्र के आवारा होने से, सत्ता पक्ष के बेलगाम होने से और संसद में संसदीय परंपराओं का मखौल उड़ने से रोका नहीं जा सकता। सबने देखा होगा, पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से एथिक्स कमेटी के नाम पर यह कौन सी एथिक्स थी जिस एथिक्स में महुआ मोइत्रा को निलंबित कर दिया गया। लेकिन आज जिस एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को निलंबित करने की संस्तुति की थी, उसकी सिफारिश की थी, उन एथिक्स कमेटी के चेयरमैन तो खुद जीत कर नहीं आए। जनता का देखिए लोकतंत्र का थपेड़ा कैसा पड़ता है, इसका शानदार नमूना देखने के लिए आप देख सकते हैं कि जिस एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर की अध्यक्षता वाली एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा की सदस्यता को खत्म करने की सिफारिश की थी, वो जीत कर नहीं आ पाए, संसद का मुंह इस बार नहीं देख पाए। महुआ मोइत्रा जरूर संसद पहुंच गई। जिस कमेटी ने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने की बात की थी, झारखंड से आने वाले एक सांसद थे चतरा से, वो संसद नहीं पहुंच पाए, राहुल गांधी पहुंच गए। यही जनता की अदालत की खूबसूरती है, यही लोकशाही की खूबसूरती है और इसी खूबसूरती के आश्रय सत्ता परिवर्तन की पूरी बुनियाद, पूरी स्क्रिप्ट को लिखा जाता है। और जब जन दबाव पड़ता है तो क्या नीतीश कुमार, क्या चंद्रबाबू नायडू, आज नहीं तो कल, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब भी आप देखें बदलाव की पूरी स्क्रिप्ट के साथ ये भी तैयार दिखेंगे। बस समय की बात है, देखते जाइए। धारदार विपक्ष की उपस्थिति और उस विपक्ष के साथ जनता की सहानुभूति के फैक्टर को नजरअंदाज करके न तो सरकार चल सकती है, न सदन चल सकता है और न ही सहयोगी दलों को अपने खूंटे में बांध कर रखा जा सकता है। राहुल गांधी ने दस्तक दे दी है और राहुल गांधी ने दस्तक दे दी है तो इतना तय है कि तख्त भी बदलेगा, ताज भी बदलेगा और नए निजाम के आगमन के पहले जरा संसद को 2-4 महीने एक धारदार विपक्ष की उपस्थिति के साथ भी देखने का आनंद लीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।